हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं व्याकरण रचना के जो पहला बिंदु है भाषा एवं व्याकरण। तो आज हम भाषा और व्याकरण से शुरुआत करते हैं। भाषा, तो आपने भाषा के बारे में आप जानते होंगे। भाषा वह माध्यम जिससे हम अपने विचारों, संदेशों, भावनाओं आदि का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं उसे कहते हैं भाषा। तो भाषा के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो ये भाषाएं हैं और जिनके द्वारा हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की विशेषताएं, भाषा होती क्या है, ये भाषा की क्या विशेषताएं हैं। तो भाषा की विशेषताएं, भाषा अपना रूप बदलती है कि आज से 100 साल पहले अगर कोई भाषा है तो आज वो भाषा अपना रूप परिवर्तन काफ़ी कर चुकी है और उसमें और इस काल की भाषा में काफ़ी अंतर आ गया है। दूसरा है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ये भाषा की विशेषता है कि भाषा क्या कार्य करती है, विचारों के आदान प्रदान का। हम अपनी जो बात है वो किसी को बताएंगे तो भाषा के माध्यम से ही बता सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है भाषा स्थायी नहीं होती, कि भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती। भाषा के जो शब्द हैं वो अपना जो रूप है वो परिवर्तित करते रहते हैं। तो ये भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। भाषा की अगली विशेषता है भाषा की लिपि होती है, कि कोई भी जो भाषा है उसकी एक अपनी लिपि होती है। लिपि क्या है, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जो संकेत चिन्ह होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि या लिपि के चिन्ह। जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। आज तो जो हमारा बिंदु है वो भाषा ही है। भाषा का अपना शब्दकोश होता है। जो कोई भी भाषा होगी तो बिना शब्दों के तो भाषा हो ही नहीं सकती है, और उन शब्दों का जो संग्रह है तो वो क्या कहलाता है, शब्दकोश कहलाता है। तो प्रत्येक भाषा का एक अपना शब्दकोश होता है और एक अपनी लिपि होती है। क्योंकि भाषा के जो दो भेद हैं या दो रूप हैं वो कौन से हैं, एक तो मौखिक है और दूसरा लिखित है। तो लिखित रूप को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों को काम में लेते हैं उन्हें कहते हैं लिपि। अगला है भाषा का अपना साहित्य होता है। क्योंकि भाषा के अंदर जो लिखने वाले लोग हैं तो उनके द्वारा जो सामग्री लिखी जाती है उनसे एक साहित्य बन जाता है, एक साहित्य पैदा हो जाता है। पुस्तकें होती हैं भाषा की। अब हम देखते हैं भाषा के भेद। तो भाषा के भेद कौन कौन से हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक, मुख के द्वारा बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना वो कहलाता है भाषा का मौखिक रूप। और लिखकर पत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से विचार या संदेश जिनका अगर हम संप्रेषण करते हैं तो वो कहलाता है लिखित रूप। तो इस तरह से भाषा के जो दो रूप होते हैं, भाषा के जो भेद होते हैं वो कौन से हैं, मौखिक और लिखित। होने को तो तीसरा भी होता है संकेत। संकेतों के द्वारा भी हम अपनी जो भावना है, विचारों हैं, उनको एक दूसरे को भेज सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उन्हें हम भाषा के भेद की श्रेणी में नहीं ले सकते। क्योंकि इस तरह से तो कई भाषा होती हैं, चिड़ियों की भाषा, कौओं की भाषा, जानवरों की भाषा, लेकिन वो भाषा की श्रेणी में नहीं आती। इस तरह से भाषा के हम दो ही भेद मानेंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा भाई, भाषा विचारों का आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाती है, अपना रूप बदलती है, स्थायी नहीं होती है। भाषा की लिपि होती है, भाषा का शब्दकोश होता है, भाषा का अपना साहित्य होता है। तो ये तो भाषा की विशेषताएं थी। अब आता है बोली। तो बोली क्या है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली या उपभाषा कहलाती है। हमारे आसपास जो भाषा बोली जाती है, क्या हमसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी वैसी बोली बोलते हैं? क्या वो हिंदी नहीं बोलते हैं? अर्थात वो भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी में और हमारी हिंदी में अंतर है। तो जो हमारी भाषा है जैसे वो तो कौन सी है, हिंदी है, लेकिन हमारी बोली, दिल्ली के आसपास की बोली और एक हमारी बोली, तो उस बोली में काफ़ी अंतर होता है। तो इस तरह से वो अंतर किस कारण से होता है, क्षेत्र विशेष के कारण से। तो क्षेत्र विशेष में जो बोली जाने वाली है भाषा का ही एक रूप है, लेकिन वो क्या कहलाती है, बोली या उपभाषा कहलाती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली या उपभाषा कहलाती है। उपभाषा
बोली को ही उपभाषा कहते हैं। तो यहाँ हमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि बोली और उपभाषा में क्या अंतर है। बोली और उपभाषा एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो बोली किसे कहेंगे? सीमित क्षेत्र में, भाई 150 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है, या भाषा का छोटा रूप। अब भाषा और बोली में अंतर क्या है? एक तरह से जो बोली है वो किससे जन्मती है? भाषा से जन्मती है। लेकिन इनमें हम अंतर जो निकाल देखेंगे तो वो क्या क्या अंतर है। पहला अंतर है, भाषा की लिपि होती है जबकि बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती। जैसे हमारी जो भाषा है वो हिंदी है, लेकिन बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी में जब हम अक्षर लिखते हैं तो वो कौन से अक्षर लिखते हैं? यही क, ख, ए, अनार, आ, आम, यही लिखते हैं। और वो किसकी वो हैं? वो हिंदी भाषा की लिपि के शब्द अक्षर हैं, लेकिन हम उन्हें काम में कहाँ लेते हैं? मारवाड़ी लिखने के अंदर। मारवाड़ी क्या है? बोली। लेकिन लिपि किसकी काम में लेती है? हिंदी की। तो इस तरह से भाषा की लिपि होती है जबकि बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती। दूसरा क्या है? भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे हिंदी जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन स्टेट में बोली जाती है। लेकिन जो बोली है, जैसे हमारी मारवाड़ी है, राजस्थान के कुछ हिस्से में बोली जाती है। मेवाड़ी है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। मेवाती है, अलवर भरतपुर की तरफ बोली जाती है। ढूंढाड़ी है, जयपुर के आसपास बोली जाती है। तो ये तो है बोलियाँ। तो इस तरह से जो बोली होती है उसका क्षेत्र होता है सीमित, और भाषा का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? विस्तृत होता है। जिसके जो बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। भाषा का साहित्य होता है और अपना शब्दकोश भी होता है। तो जैसे हिंदी है, हमारी हिंदी का एक साहित्य भी है और उसका शब्दकोश है, और उसी शब्दकोश और साहित्य को काम में कौन लेती हैं? बोली। ये कहें कि जो बोलियों में अगर कोई साहित्य और शब्दकोश हैं, शब्द हैं, तो वो भी किसके हैं? उस भाषा के ही हैं। तो यहाँ कहेंगे कि हम जबकि बोली का अपना कोई साहित्य और शब्दकोश नहीं होता, बोली का अपना अलग से कोई भाषा वो जो साहित्य है और शब्दकोश नहीं है, क्योंकि उसके पास लिपि नहीं है या वो स्वतंत्र नहीं है, वो उस भाषा का ही एक रूप है। भाषा का अपना व्याकरण होता है जबकि बोली का व्याकरण नहीं होता। ये भी है एक कि जो भाषा होती है, भाषा का सुधार करने के लिए, भाषा के जो नियम हैं उनके बारे में बताने के लिए कि ये शब्द कहाँ से आए, किस तरह से बने, कैसे जुड़े, तो इनके लिए क्या होता है? एक भाषा का एक व्याकरण होता है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। जैसे मान लो अपन मारवाड़ी में शब्द बोल देते हैं फटफटिया, तो यहाँ हमने आवाज़ को सुना और उसका लिख दिया फटफटिया, लेकिन वो क्या अर्थ देता है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसका क्या संधि विच्छेद होगा, वो शब्द कैसे बना है, किस चीज़ को बोला गया है, तो यहाँ उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि भाषा को बोली का कोई व्याकरण नहीं है। और इसमें जो शब्द हैं वो भी काफ़ी सीमित रहते हैं, जो एक बोली विशेष के होते हैं। बाकी वो सारे शब्दों को कहाँ से लेती है? किसी ना जो अपनी मूल जो माता है जिसकी, उसकी उस भाषा से ही वो लेती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि आपने देखा कि भाषा और बोली, तो क्या हिंदी जो हमारी भाषा है और जो हमारी मातृभाषा है, तो क्या उसकी भी बोलियाँ हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी की भी अपनी बोलियाँ हैं, और हिंदी भाषा की जो बोलियाँ हैं या उपभाषाएँ हैं उन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जिसे हम उपभाषा भी कह सकते हैं या हम बोलियाँ कह सकते हैं। तो 5 पहले हम उपभाषाओं में बांटेंगे, और उन 5 उपभाषाओं को किस में बांटेंगे? हम बोलियों की श्रेणी में रखेंगे। तो 5 कौन कौन सी हैं यहाँ हम देखते हैं क्षेत्र विशेष के आधार पर। पूर्वी हिंदी, जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है जहाँ हिंदी बोली जाती है, कौन सा क्षेत्र है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ के आसपास का इलाका जो है, और अवधी बिहार का जो कुछ भाग है, तो वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? अवधी। ये जो अवध क्षेत्र है, अयोध्या क्षेत्र है, तो यहाँ जो बोली जाती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है हिंदी प्रदेश का, तो उसमें पूर्वी हिंदी की श्रेणी में आता है। वहाँ अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियाँ बोली जाती हैं। फिर पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंदर जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, हरियाणा है और बुंदेलखंड है, कन्नौज है, यहाँ जो बोली जाती है वो कहलाती है पश्चिमी हिंदी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो खड़ी बोली जिसमें मैं अपन बात कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, विशेष करके दिल्ली के आसपास की भाषा। ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली, बांगरू हरियाणा के अंदर बोली जाने वाली, बुंदेली
बुंदेलखंड झांसी के आसपास का जो क्षेत्र है, और कन्नौजी। तो कन्नौज का जो क्षेत्र है वहाँ जो बोली जाती हैं, तो ये 6 जो बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। फिर है बिहारी। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये अपने को इनको याद करना है। बिहारी, बिहारी में कौन कौन सी हैं? मगही, मैथिली और छत्तीसगढ़ी। मगही, मैथिली और छत्तीसगढ़ी। मैथिली भाषा के अंदर जो एक बड़े कवि हुए हैं विद्यापति, तो कौन सी भाषा में हुए हैं वो? मैथिली भाषा के अंदर, मैथिली बोली के अंदर। फिर अपनी आती है राजस्थानी। राजस्थानी में कौन कौन सी हैं? मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर का कुछ क्षेत्र, तो यहाँ बोली जाती है मेवाड़ी। मारवाड़ी, मारवाड़ी में जोधपुर का जो क्षेत्र आता है, बीकानेर, बाड़मेर, शेखावाटी, ये क्षेत्र आ जाते हैं मारवाड़ी बोली के अंतर्गत। राजस्थान की जो अधिकांश जो क्षेत्र है या अधिकांश जो आबादी है वो मारवाड़ी बोलती है। मेवाती ये बोली जाती है धौलपुर, अलवर, भरतपुर के जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है मेवाती। कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों में बोली जाती है हाड़ौती। 5वीं जो बोली है, भाषा उपभाषा है, वो है पहाड़ी, और इसकी बोलियां हैं गढ़वाली, कुमायूनी और मंडियाली। 5वीं जो उपभाषा है पहाड़ी, तो उसकी है गढ़वाली, कुमायूनी और मंडियाली। जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है और कुमायूं प्रदेश है, यहाँ बोली जाती है। गढ़वाल क्षेत्र है, इनमें पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, और पहाड़ी हिंदी की जो 3 बोलियां हैं वो हैं गढ़वाली, कुमायूनी और मंडियाली। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि हिंदी जो हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी, उसे राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो वो है 14 सितंबर 1949, और हम हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। अगला है व्याकरण। व्याकरण क्या है? हमारा जो बिंदु था वो था आज का भाषा और व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना सिखाता है, क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के द्वारा ही हम उसकी शुद्धता का पैमाना मापते हैं कि ये जो शब्द है वो शुद्ध है या नहीं है। मगही, मैथिली किस उपभाग की बोलियां हैं? तो वो कौन सी की हैं? वो हैं बिहारी हिंदी की बोलियां हैं ये। पश्चिमी हिंदी की बोलियों के नाम लिखिए। मैंने बताया था आपको अभी, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली, तो ये हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियों के नाम। हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया राजभाषा? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। तो ये हमारे जो कुछ प्रश्न थे उनको भी हमने हल कर लिया, और आज का जो विषय है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।